नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज का वीडियो बहुत ही रोचक है, बहुत ही मज़ेदार है। आप अंत तक बने रहिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत आनंद आने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आप आज 2 गुट की कहानी सुनेंगे। इस वीडियो में सरकार की चालाकी सुनेंगे। इस वीडियो में कैसे अभ्यर्थी जीता भी और हारा भी ये सुनेंगे। इस वीडियो में अंत में आप ये सुन पाएँगे और ये समझ पाएँगे और ये कन्क्लूज़न निकाल पाएँगे कि शायद ये सभी की जीत है, अभ्यर्थी की भी जीत है, सरकार की भी जीत है और वास्तव में जो होना चाहिए, जो नए नियमावली के अंतर्गत जो नियुक्ति में पारदर्शिता होनी चाहिए, जो नियुक्ति में शुचिता बहाल होनी चाहिए, जिससे सबको लाभ हो, आप अंततः वह होता हुआ देखेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम यह भी देखेंगे कि नियुक्ति कब आएगी? सबसे प्रमुख बात है कि हायर एजुकेशन के क्षेत्र में बिहार में लगभग साढ़े 9,000 वैकेंसी आने की बात कही जा रही है। तो वो वैकेंसी कब आएगी? वो वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी? तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक कहावत मुझे याद आ रहा है कि साँप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। जी हाँ, ये कहावत आप इस वीडियो के अंत-अंत तक जाते-जाते आप समझेंगे कि ये कहावत कैसे आज के सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा चरितार्थ है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार में उच्च शिक्षा संबंधित एक नई नियमावली बनती है और उस नई नियमावली के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति कैसे होगी, क्या होगी, उसका निर्धारण किया जाता है। उस नियमावली में बहुत सारे चूक रहते हैं। उस नियमावली में चूक क्या रहती है? उसमें डिस्क्रिप्टिव परीक्षा की बात कही जाती है। डिस्क्रिप्टिव परीक्षा से अभ्यर्थियों के मन में संशय होता है कि डिस्क्रिप्टिव परीक्षा होगी, तो कहीं न कहीं नंबरों में हेरा-फेरी हो सकती है। नंबरों में हेरा-फेरी अर्थात हो सकता है किसी की राइटिंग बहुत अच्छी हो, किसी की राइटिंग थोड़ी अच्छी ना हो, उसको कम अंक मिल जाएगा। कोई इंग्लिश में लिखने वाला, कोई हिंदी में लिखने वाला कम अंक मिल जाएगा। इसके बाद जब 7-8 लाख अभ्यर्थी होंगे, तो 7-8 लाख अभ्यर्थियों के कॉपियों का मूल्यांकन वो भी डिस्क्रिप्टिव नेचर के आधार पर कैसे संभव है? और कहाँ से इतने प्रोफ़ेसर लाएँगे? क्योंकि इन डिस्क्रिप्टिव कॉपियों का मूल्यांकन जो होगा, वो किसकी कॉपियाँ रहेंगी? वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के अभ्यर्थियों की कॉपियाँ रहेंगी। और उन कॉपियों के मूल्यांकन तो एसोसिएट प्रोफ़ेसर से नीचे के लोग कर ही नहीं सकते हैं। एसोसिएट प्रोफ़ेसर या प्रोफ़ेसर करेंगे। तो इतने एसोसिएट प्रोफ़ेसर और प्रोफ़ेसर आएँगे कहाँ से? और दूसरी बात क्या वो उसी शिद्दत से हर कॉपी को पढ़ के जाँच करेंगे? तो बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे और बहुत सारे संशय की स्थिति बनी हुई थी कि क्या वास्तव में डिस्क्रिप्टिव परीक्षा होगी, तो वास्तव में क्या जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, न्याय संगत अभ्यर्थियों जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए, क्या उसको बेनिफिट मिल पाएगा? क्या पारदर्शिता नियुक्ति में बहाल हो पाएगी? ये सब संशय था और इन्हीं संशय के बीच में 2 गुट तैयार होते हैं आंदोलन करने के लिए। एक गुट गर्दनी बाग में आंदोलन करने चला जाता है। उनका नेतृत्व कौन करता है, हम आगे बताएँगे और एक गुट वो होता है जो थोड़े दिनों बाद जागृत होता है। वो आंदोलन नहीं करता है, वो ईमेल अभियान शुरू करता है और साथ ही साथ अलग-अलग एमपीज़ से मिलता है, एमएलए से मिलता है, साथ ही साथ राजभवन के बड़े पदाधिकारियों से मिलता है, राज्यपाल महोदय से मिलता है। तो 2 गुट हैं, एक तो आंदोलन करने के लिए सीधे ग्राउंड पे उतर जाते हैं और एक केवल मेल करते हैं और साथ ही साथ एमपी, एमएलएज़ और बड़े-बड़े जितने भी रसूखदार लोग हैं या फिर जो भी जो नीति निर्धारक लोग हैं, उनसे मिलने का प्रयास करते हैं, ताकि किसी भी तरह आप इस नियुक्ति नियमावली में चेंजेज़ लाइए। दोनों की थोड़ी-सी एक-दूसरे के विरुद्ध कॉन्ट्राडिक्टरी माँग थी, लेकिन विरुद्ध इसको हम नहीं कहेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि दोनों अभ्यर्थियों, दोनों गुटों को ऐसा लगता था कि ये दोनों गुट एक-दूसरे के विपरीत हैं। एक गुट की माँग थी कि नहीं, जो नियुक्ति हो वो केवल और केवल एपीआई बेसिस पे हो। और एपीआई बेसिस के साथ-साथ इसमें पहले नियुक्ति से पहले गेस्ट टीचर को परमानेंट कर दिया जाए। साथ ही साथ उम्र सीमा जो है पहले 43 वर्ष की गई थी, उसे 55 वर्ष किया जाए। दूसरे गुट जो कि ईमेल अभियान चला रहे थे, जो कैंपेन कर रहे थे, जो अलग-अलग नीति निर्धारकों से मिल रहे थे, उनकी डिमांड मात्र 2 थी। उनकी डिमांड थी कि नहीं, आप परीक्षा जो डिस्क्रिप्टिव ले रहे हैं, उसको वस्तुनिष्ठ परीक्षा करिए और दूसरी डिमांड ये थी कि आप 55 वर्ष ऐज करिए, ठीक है? केवल 2 डिमांड को लेकर के दोनों चल रहे थे। ये ग्रुप चल रहा था। इस तरह से आपने 2 ग्रुप को चुना। अब इन दोनों ग्रुपों में होता क्या है कि कल बहुत ज़्यादा गहमा-गहमी की स्थिति हो जाती है और गहमा-गहमी स्थिति की होने के पीछे की वजह क्या थी कि आज सभी अभ्यर्थी आंदोलन पर जाने वाले थे, राजभवन का घेराव करने वाले थे।
लेकिन घेराव करने से पहले ही राजभवन ने मास्टर स्ट्रोक चला और सभी अभ्यर्थियों को मीटिंग करने के लिए बुलाता है। लेकिन क्या मीटिंग करने के लिए दोनों गुटों को बुलाता है? जी नहीं, मीटिंग करने के लिए केवल एक गुट को बुलाता है। लेकिन एक बात और आपको बताते चले, एक गुट से मीटिंग पहले ही हो चुकी रहती है। उस मीटिंग की कानो-कान किसी को खबर नहीं लगती है, उसकी भी बात करते हैं। और एक मीटिंग है जो पब्लिक डोमेन में आती है, जो आंदोलन कर रहे थे गर्दनी बाग में, उनकी मीटिंग होती है। आप समझ गए दोनों के इश्यूज क्या थे, दोनों के मुद्दे क्या थे। अब सरकार कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करती है कि दोनों गुटों की मांग को रख दें और सरकार की भी बात रह जाए। सरकार क्या चाहती थी कि परीक्षा आधारित चयन प्रक्रिया हो, ताकि जो वास्तव में जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जो योग्य अभ्यर्थी, उनका ही चयन हो। और अभ्यर्थी चाहते थे कि नहीं, जो आसान वाली प्रक्रिया एपीआई बेसिस हो, उसी आधार पे हम निकल जाएं। अभी हम हमारी एज इतनी हो गई, उम्र इतनी हो गई, हम कहाँ से लिखित परीक्षा दे पाएंगे, हम सफल नहीं हो पाएंगे। कईयों के मन में ऐसा संशय और डर था। नेट वाले जो यंगर्स थे, जो यंग जनरेशन वाले थे, उनको लगता था कि हम तो परीक्षा निकाल ही लेंगे। अच्छा, इस बीच होता क्या था कि जो दोनों गुटों में एक गुट जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा की मांग कर रहा था, जो एज की मांग कर रहा था 55 वर्ष, उसमें बहुतायत केवल नेट अभ्यर्थी थे, बहुतायत नेट अभ्यर्थी थे। तो उन लोगों के तरफ से सदा यह आलोचना की जाती थी पीएचडी धारकों के विरुद्ध कि अरे पीएचडी वाले तो केवल पैसे दे करके पीएचडी कर लेते हैं, पीएचडी में क्या है, वो तो किसी तरह खरीद फरोख्त करके कर लेते हैं। अच्छा, जो एपीआई बेसिस की मांग कर रहे थे उसमें अधिकतर पीएचडी वाले लोग थे। उन लोगों का यह सदा आरोप नेट वाले पे रहता था कि अरे ये तो वनडे एग्जाम है, तुक्के मार करके किसी तरह नेट पास कर लिए। पीएचडी करेंगे तब तो उनको मालूम चलेगा, पीएचडी को इतना अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं, पीएचडी करना आसान है क्या। तो दोनों के दो अलग अलग तर्क थे, एक दूसरे को सदा ही उंगलियां उठाते थे। और इस वजह से कहीं ना कहीं ये एक दूसरे का विरोधी समझ रहे थे। नेट वाले पीएचडी को विरोधी समझ रहे थे और पीएचडी वाला गुट नेट को विरोधी समझ रहा था। वैसे दोनों के ही आप लेटर पैड पे देखेंगे तो दोनों में ही नेट पीएचडी का जिक्र था। दोनों को ही ये सिद्ध करना चाह रहे थे कि हम नेट और पीएचडी को साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो गर्दनी बाग वाला गुट था उसमें बहुतायत केवल पीएचडी थे। और जो ईमेल कैंपेन चला रहा था और जो अलग-अलग शिक्षाविदों से मिल रहा था, उसमें बहुतायत नेट थे। मैंने फिर से बोला कि दोनों में नेट पीएचडी थे, लेकिन बहुतायत मात्रा ईमेल कैंपेन वाले में नेट की थी, बहुतायत मात्रा ग्राउंड लेवल पे जो चल रही थी, उसमें पीएचडी वालों की थी। तो आप समझ ही गए होंगे कि दोनों का दो-दो स्वार्थ था। अब सरकार इसमें बीच का रास्ता कल क्यों निकालती है, ऐसा कल क्या होता है और बीच का रास्ता जो निकालती है उसमें किसको बेनिफिट होता है, किसको कहीं न कहीं थोड़ा-सा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और साथ ही साथ जो अभ्यर्थी नई नियुक्ति को देख रहे हैं, उनको क्यों कमर कस लेनी चाहिए और क्या-क्या उनको करना चाहिए, अभी से क्या-क्या करने के लिए लग जाना चाहिए, उन सब पे बात करते हैं। तो देखिए, कल के जो घटनाक्रम होती है उसके सिलसिलेवार तरीके से हम आपके सामने व्याख्या करते हैं। देखिए, जो ईमेल कैंपेन वाला गुट था, वो उन्होंने भी चूंकि नेट पीएचडी, में तो बोला ना कि लेटर पैड पे सबने नेट पीएचडी को शो ऑफ किया है कि हाँ, हमारे यहाँ नेट पीएचडी दोनों लोग हैं हमारे आंदोलन में। तो इन लोगों द्वारा कल महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ कल देखिए लेटर दिया जाता है। ये देखिए 24/8/2026 आप देख पा रहे होंगे, 24/8/2026 को ज्ञापन दिया जाता है। साथ ही साथ इस आंदोलन के जो कोर टीम के सदस्य थे, इस आंदोलन को जो मुख्य रूप से लीड कर रहे थे, वो परोक्ष रूप से दीपक कुमार, जो आयोग के सचिव या सेक्रेटरी हैं, दीपक कुमार, उनसे भी कांटेक्ट में थे। और वो दीपक कुमार तक भी अपनी बातें पहुंचा रहे थे और बता रहे थे कि सर देखिए ऐसा-ऐसा चीजें होनी चाहिए। ठीक है? कौन? जो इस आंदोलन को के कोर टीम के सदस्य थे। तो आपने ये देखा 24 तारीख को ही, ये कल ही इन्होंने लेटर दिया राजभवन में ज्ञापन। साथ ही साथ इन्होंने सीएमओ हाउस में भी ज्ञापन दिया है। देखिए चीफ मिनिस्टर हाउस है, ये भी देखिए 24 अगस्त आप देख पा रहे होंगे। ये सीएम सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री सचिवालय को भी इन्होंने ज्ञापन दिया और वहां के भी चीफ सेक्रेटरी वगैरह से संपर्क में थे, ये लगातार संपर्क में थे और ये प्रयास कर रहे थे कि हाँ साहब, वस्तुनिष्ठ परीक्षा आप करवाइए और एज कम से कम 55 करिए। ओके, इनकी मांग को अक्षरशः मांग लिया गया है। सरकार द्वारा इनकी मांग को अक्षरशः मान लिया गया क्योंकि इनकी दो ही डिमांड थी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा हो और एज 55 हो। सरकार इस पर बिल्कुल राजी हो गई। अब दूसरा पक्ष जो था, दूसरे पक्ष का लेटर पैड तो मैं लेकर के नहीं आया हूं और उनकी डिमांड क्या थी वो मैं ओरली आपको बता दे रहा हूं। उनकी डिमांड थी कि 55 वर्ष होना चाहिए। चूंकि देखिए, ये अभी आप जो लेटर देख रहे हैं ये राज्यपाल सचिवालय द्वारा जारी किया गया है
और ये राज्यपाल सचिवालय द्वारा कल ही जारी किया गया अनशनकारी छात्रों के साथ राज्यपाल की वार्ता के उपरांत बनी सहमति के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति है। ठीक है? तो इसमें जो गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी थे, उनकी डिमांड को आप देखेंगे तो समझ पाएँगे। उनकी मुख्य रूप से जो मैंने आपको पहले ही बताया कि डिमांड 4-5 थी। एक तो ये था कि रेगुलर वैकेंसी तुरंत आए। खैर रेगुलर वैकेंसी तुरंत आने के बाद ईमेल कैंपेन वाले भी कह रहे थे। 55 वर्ष उम्र हो, दोनों ही कह रहे थे। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की बात नहीं कर रहे थे। ये कह रहे थे केवल एपीआई बेसिस नियुक्ति प्रक्रिया हो। जो यूजीसी रेगुलेशन का टेबल 3A है, उसे अक्षरशः लागू किया जाए। सरकार उसे नहीं मानती है। सरकार बोलती है कि नहीं, हम टेबल 3A जो आप बात कर रहे हैं एपीआई बेसिस, उस पर लागू करेंगे, लेकिन तब लागू करेंगे जब आप परीक्षा पास करेंगे। आपको परीक्षा तो पास करना ज़रूरी ही है। तो सरकार कहीं न कहीं इनकी बात मानी भी और नहीं भी मानी। और इसी तरह से क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि टेबल 3A अक्षरशः लागू करिए। सरकार ने बोला कि जी हाँ, हम टेबल 3A यानी एपीआई बेसिस को लागू करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले परीक्षा पास करके आना होगा। परीक्षा जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, उनके एपीआई की गणना की जाएगी एवं लिखित परीक्षा का जो प्राप्तांक होगा, वो तथा एपीआई को जोड़ करके समेकित रूप में मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है? और आगे क्या कह रहा है कि जिसके आधार पर अंतर्विच्छा के लिए यानी इंटरव्यू के लिए आवश्यक निर्धारित संख्या में अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। अंतर्विच्छा में टीचिंग डेमो भी रखा जाएगा, मतलब आपको पढ़वाया भी जाएगा कि हाँ भाई किसी टॉपिक पे पढ़ाओ। ठीक है? और एपीआई की गणना के संबंध में निम्नलिखित मांगों पर विचार करने के लिए कहा गया। हाँ, इन लोगों के द्वारा एक चीज जरूर डिमांड रखी गई थी कि एपीआई जब आप गणना करिए तो ऐसा ना हो कि आप मैट्रिक और इंटर को कैलकुलेट करिए। ये एक बहुत प्रमुख मांग थी। ये बहुत प्रमुख मांग इसलिए थी क्योंकि अभी जो कॉन्ट्रेक्चुअल नियुक्ति हुई है, उसमें अधिकतर वैसे लोगों का चयन हुआ है जो सीबीएसई पैटर्न से पढ़े हुए थे। सीबीएसई पैटर्न में होता क्या है कि मैट्रिक और इंटर में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, 90 प्लस चले जाते हैं, 90% से भी ज़्यादा। और सरकार ने केवल आँख बंद करके परसेंटेज के आधार पे पीआई बनाई, जिसमें कि मैट्रिक और इंटर को न्यूट्रलाइज़ नहीं किया, एक सामान्यीकरण नहीं किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो मैट्रिक, इंटर के मार्क्स दिए जाते हैं, वो 70% लाते-लाते अभ्यर्थी हाँफने लगता है, 80% वाला तो टॉपर हो जाता है। और वहाँ पर तो एवरेज सबका 90% रिजल्ट ही होता है सीबीएसई का, आईसीएस बोर्ड का। तो इसलिए इन लोगों ने एपीआई की गणना के लिए जो शर्त रखा, वो कहा कि नहीं, एपीआई की गणना में आप मैट्रिक, इंटर को नहीं कैलकुलेट करेंगे। सरकार उस बात को मान गई कि हाँ ठीक है, हम मैट्रिक, इंटर को नहीं कैलकुलेट करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि आप नेट जेआरएफ को अधिकतम 11 अंक से ज़्यादा अंक नहीं देंगे। भाई ये भी कहीं न कहीं हम इसको अच्छा-सा सही मानते हैं। वैसे ये जो मैं अब बात बोलने वाला हूँ, इससे हो सकता है नेट जेआरएफ अभ्यर्थियों को दुखित हों। लेकिन अगर देखा जाए तो नेट जेआरएफ क्या है? सही बात है, वन डे एग्ज़ाम है। आप इसके लिए वर्षों तक कोई परीक्षा तो नहीं दे रहे, वर्षों तक कोई किसी विद्यालय में, किसी विश्वविद्यालय में पढ़ तो नहीं रहे हैं। आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, नेट निकल जा रहा है। तो इसको पीएचडी के बराबर मान लेना तो ये तो कहीं न कहीं सही नहीं है। अब पीएचडी को इन्होंने क्या बोला कि पीएचडी को अधिमानता आप कम से कम 30 अंक कीजिए। सरकार उस पे भी रेडी होती है कि ठीक है, हम पीएचडी को एपीआई में 30 अंक कर देंगे। नेट जेआरएफ वाले को अधिकतम 11 अंक रखा जाएगा। अब कुछ नेट जेआरएफ वाले को लगेगा कि ये तो मेरे संग बहुत ही अन्याय हुआ, क्योंकि अगर हम परीक्षा पास भी कर जाते हैं, तब तो हम पीएचडी वाले से पीछे हो जाएँगे। तो अब नेट जेआरएफ जो सदा ही उँगलियाँ उठाया करते थे कि पीएचडी वाले को तो कोई ज्ञान ही नहीं है, वो तो पैसे दे करके पीएचडी करते, वो तो खरीद-फरोख्त करके करते हैं। तो अब आपको अपने असली ज्ञान को सिद्ध करने का अवसर आया है। अब नेट जेआरएफ वाले आप अपनी इतनी पढ़ाई इतनी शिद्दत से करिए, इतनी शिद्दत से करिए कि आप लिखित परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा हो रही है, उसमें बहुत अच्छा कर जाइए। उसमें इतना अच्छा करिए कि पीएचडी वालों को बीट करिए। अब आपके लिए परीक्षा थोड़ी और टफ हो गई। और एक चीज़ और समझिए, जो पीएचडी वाले हैं, वो अधिकतर ऐसे हैं जो कि नेट भी नहीं है। तो जो अधिकतर ऐसे हैं जो नेट नहीं है, वो आप 11 अंक ले ही ले रहे हैं। तो आप कितना 19 अंक ही पीछे रह जा रहे हैं ना। 19 अंक आपको बीट करना बहुत आसान है, परीक्षा में बहुत अच्छा कर दीजिए। परीक्षा में बहुत अच्छा अंक कर देंगे, आप भी पीएचडी वाले के बराबर होंगे। तो इस तरह से नेट और पीएचडी को कहीं न कहीं बैलेंस करने के लिए सरकार ने ऐसा नीति अपनाया कि साँप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। इसमें सरकार चाह रही थी कि नहीं परीक्षा हो, सरकार ने परीक्षा की ही बात कर दी। सरकार ने एक गुट को तो पूर्णतः खुश कर दिया कि हाँ भैया, आपने 55 वर्ष बोला था, हमने 55 वर्ष रख दिया। आपने बोला था वस्तुनिष्ठ परीक्षा, हमने वस्तुनिष्ठ भी रख दिया, दोनों मांग कर दिया। तो ईमेल कैंपेन वाले की तो मांग बिल्कुल पूरी हो गई। और इसके लिए जो कैंपेन चलाने वाले मुख्य रूप से
इसमें खुद हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल भी था जिसमें डॉक्टर रवि कुमार जी थे, डॉक्टर राज अमन थे, विहान गिरी थे, राम कश्यप थे और ऐसे-ऐसे और लोग हैं जिनका मैं नाम थोड़ा-सा भूल रहा हूँ। रजनीश थे, डॉक्टर मधुलिका गोस्वामी थीं, ज्योति जी थीं, ये सभी लोग जितने डॉक्टर ज्योति जी थीं, तो ये जितने भी लोग अभ्यर्थी हैं, ये सभी लोगों को कहीं न कहीं आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। ये जो भी हो पाया है, आपकी वजह से हो पाया है, जो आज वस्तुनिष्ठ परीक्षा की बात हो रही है, ठीक है? अगर आप शायद ये सब नहीं करते, तो ये चीज़ें नहीं हो पाती, ओके? तो आप सभी लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, डॉक्टर मुरारी कुमार सिंह जी हों, ठीक है? और मैं कुछ लोगों का नाम भूल रहा हूँ, उन सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई। साथ ही साथ अब इधर के गुट में हम आ जाते हैं। इधर के गुट वाले जितने भी लोग थे और हम गेस्ट टीचर की बात करते हैं। बहुत लोगों को लग रहा है आप गेस्ट टीचर के बारे में नहीं बोले, उस पे ही बात करते हैं। देखिए इस गुट को में भी डॉक्टर कुंदन सिंह जी हैं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएँ। डॉक्टर उमेश कुमार हैं, डॉक्टर विभा रानी हैं जो कि गेस्ट टीचरों का प्रतिनिधित्व कर रही थीं, आशीष कुमार हैं, मोनू कुमार राय हैं, साथ ही साथ जो आंदोलन के लिए विशेष रूप से इस पूरे आंदोलन के दुल्हा बने थे, जिनको कि सिरमौर वास्तव में पहनाया जाना चाहिए, वो थे डॉक्टर कुमुद पटेल। कुमुद कुमार या कुमुद पटेल मुझे अच्छे से नहीं मालूम वो क्या लिखते हैं या कुमुद सिंह लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, तो डॉक्टर कुमुद जी ही वास्तव में इस आंदोलन को लीड कर रहे थे क्योंकि 21 या 22 दिनों से वो अनशन पे थे और नो डाउट अगर वो अनशन पे नहीं रहते तो शायद और ये आंदोलन की ग्राउंड लेवल पर डिमांड नहीं की जाती, तो शायद सरकार वार्ता के लिए झुकती भी नहीं। तो चाहे किसी का भी नाम ले लीजिए, ये बात तो सही है कि गर्दनी बाग के आंदोलन के द्वारा अगर प्रेशर नहीं बना रहता, तो शायद दोनों गुटों में से किसी की भी बात नहीं मानी जाती। तो वास्तव में अगर इस पूरे आंदोलन को लीड अगर किसी ने किया है, डोमिनेंट अगर किसी ने किया है, तो डोमिनेंट केवल और केवल गर्दनी बाग के लोगों ने किया है। उनकी संख्या भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इन्होंने इतनी प्रमुखता से अपनी बातों को रखा कि सरकार कहीं न कहीं वार्ता के लिए झुक गई और वार्ता के लिए मानने के लिए मजबूर हो गई। और हाँ, साथ ही साथ मैं इसमें जो जीवन कुमार हैं, जो एमएलसी हैं, जो शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में वो भी गए हुए थे अभ्यर्थियों की तरफ से, मैं उनका भी बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि आप वास्तव में अपने कर्तव्यों का और दायित्वों का निर्वहन आपने किया कि जो अभ्यर्थियों के साथ उनकी बातों को उठाने के लिए गए, इसके लिए जीवन कुमार जी का जितना भी धन्यवाद किया जाए वो कम है। तो 24/8/2026 को जैसा कि मैंने बताया कि कल ही वार्ता के लिए गए हुए थे और इन सब में जो राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार सिंह, उनको तो मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ क्योंकि इस पूरे ड्राफ्ट के अगर वास्तव में कोई कौटिल्य हैं, कोई चाणक्य हैं, तो दीपक कुमार सिंह हैं। क्योंकि दीपक कुमार सिंह ही वो चाणक्य हैं जो इन्होंने ऐसी भूमिका अदा की, ऐसा ड्राफ्ट तैयार करवाया कि जिसमें सबकी जीत हो और कहीं न कहीं सरकार की जो प्रमुख माँग थी, अभ्यर्थियों के लिए एग्ज़ाम होना चाहिए। एग्ज़ाम के बाद जो क्वालिटी एजुकेशन, जो क्वालिटी शिक्षक हो, वो आना चाहिए। वास्तव में सरकार सबकी माँग मानी भी और अपनी माँग को प्रमुखता से रखा भी। और मैं इसे गलत नहीं कहता हूँ, ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि जितने भी अच्छे से अच्छे शिक्षक इस नियमावली के माध्यम से आ सकते थे, वो सबसे बेहतरीन शिक्षक आएँगे और मुझे नहीं लगता है कि ये नियमावली इससे बेहतर नियमावली पूरे देश में शायद ही कोई राज्य ऐसे फ़ॉलो अप कर रहा होगा। कहीं न कहीं एपीआई और परीक्षा दोनों है, लेकिन आपकी एपीआई की गणना तभी होगी जब आप परीक्षा पास करेंगे। अगर आप परीक्षा पास नहीं करेंगे तो आपकी एपीआई की गणना होगी ही नहीं। कई नेट वाले को ये पहली बात तो ये संतोष रखना चाहिए अगर उनको लग रहा है कि पीएचडी वाले तो योग्य ही नहीं है, पीएचडी वाले को तो कोई ज्ञान ही नहीं है, तब तो फिर उन्हें बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि पीएचडी वाले तो कट ऑफ ही पार नहीं करेंगे और जब कट ऑफ नहीं पार करेंगे तो उनकी एपीआई की गणना ही कहाँ से होगी? तब तो आप ही लीड करेंगे ना जो नेट जेआरएफ वाले हैं। इसलिए इसमें किसी को नाखुश नहीं होना चाहिए। सरकार ने बहुत ही बैलेंस बनाते हुए ये ड्राफ्ट लाई है और इसमें किसी एक पक्ष को हम ये बोलें कि बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगी है या किसी एक पक्ष को बोलें कि बहुत ज़्यादा आशा हाथ लगी है, तो ऐसा कहना थोड़ा-सा ज़्यादती होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि कोई एक पक्ष बहुत ज़्यादा विजयी घोषित हुआ और उसके लिए रास्ता बहुत आसान हो गया है। रास्ता सभी के लिए मुश्किल हो गया है। सभी को पढ़ना पड़ेगा, सभी को मेहनत करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और मैं भूल रहा था, अतिथि शिक्षकों की जो डिमांड थी कि अतिथि शिक्षकों को परमानेंट किया जाए। देखिए सरकार ने इस पे भी विचार करने के लिए कहा है कि हाँ ठीक है, जो अतिथि शिक्षक हैं उन पर विचार किया जाएगा। जो संविदा सहायक हैं
देखा जाएगा, उनको 65 वर्ष तक करने का मौका दिया जाए, इसके लिए भी विचार किया जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा शोध पत्र तथा अनुभव की भली-भाँति जाँच होगी, ठीक है। वैसे ये बहुत कम चांसेज़ है कि इनको परमानेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर परमानेंट इनको कर दिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्चुअल की जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, तो वैकेंसी किस पद पे आएगी? वही तो सारी सीटें हैं जिस पर वैकेंसी आने वाली है। तो जब इन सभी लोगों को परमानेंट ही कर दिया जाएगा, तो वैकेंसी आएगी कैसे? सरकार वैकेंसी लाएगी कैसे? देखिए, ये जो मैं बातें कह रहा हूँ या बोल रहा हूँ, ये मैं अतिथि शिक्षकों के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। आप लोगों को लग सकता है कि तो अतिथि शिक्षकों के विरोध की बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं। आप लोग विजयी हों, 65 वर्ष आपको कर दिया जाए, हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल की ओर से बहुत सारी आपके लिए शुभकामनाएँ हैं। लेकिन मैं सरकार की मंशा की बात कर रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि सरकार आप लोगों का करने जा रही है। ये मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल गलत हो, सरकार कर ही दे। ख़ैर ये तो आने वाला वक़्त बताएगा, लेकिन सरकार की मंशा पे इसलिए इस बात पर डाउट हो रहा है, क्योंकि अगर सरकार आप सभी का परमानेंट कर देगी, तो सरकार फिर वैकेंसी लाएगी किन पदों पर? इसलिए थोड़ा-सा सरकार के इस मुद्दे को लेकर के संशय हो रहा है। ओके? तो कुल मिला के इस तरह से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ, जिन्होंने इस आंदोलन को लीड किया, और विशेष रूप से गर्दनी बाग वाले को शुभकामनाएँ, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे उपस्थित थे। कुंदन जी 21 दिनों से आंदोलन कर रहे थे, भूख हड़ताल पे थे, अनशन किए हुए थे। तो इसलिए आप सभी को बहुत सारी कुंदन जी नहीं, सॉरी, मैं उनका नाम बार-बार भूल जाता हूँ। जो भी आंदोलन कर रहे थे, ठीक है? आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। साथ ही एक चीज़ और मैं बताते चलूँ, कि इसमें और आपको क्या-क्या कर लेना चाहिए। देखिए, इसमें जब एपीआई गणना की बात कही गई है, तो इसमें एक और प्रमुख रूप से बातें कही हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसमें कहा गया है, देखिए, इसमें कहा गया है कि शोध प्रकाशन एवं अनुभव की गणना भी एपीआई के स्कोर में की जाएगी, परंतु शोध प्रकाशन एवं अनुभव की भली-भाँति परिभाषित किया जाएगा, ताकि इसमें किसी भी प्रकार का संशय न रहे एवं इसका कोई गलत फ़ायदा ना उठा सके। अभी हो क्या रहा था कि 2020 की नियुक्ति, जो कि अभी भी कोर्ट केस में लटकी हुई है, और उस नियुक्ति का क्या होगा ईश्वर जाने, क्योंकि उस नियुक्ति में इतने सारे फर्जी अनुभवधारी चयनित हो चुके हैं। जिस दिन उस कोर्ट केस की हियरिंग शुरू होगी, कोर्ट केस के पन्ने खुलेंगे, तो हो सकता है वो नियुक्ति बचेगी भी कि नहीं बचेगी, गॉड नो, ईश्वर जाने। लेकिन चूँकि उस नियुक्ति में इतने सारे फर्जीवाड़े हुए हैं, इतने सारे गलत तरीके से एक्सपीरियंस वाले घुस गए हैं, और साथ ही साथ रिसर्च पेपर की भी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी रिसर्च पेपर की जो गणना हुई है, बहुत सारे एन-केन प्रकार हैं, किसी भी तरह से पेपर लिखवा लें, किसी भी तरह का पेपर है, कोई भी गुणवत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उन पेपरों को वेटेज दे दिया गया। साइकोलॉजी विषय में तो किसी पेपर की मूल्यांकन ही नहीं हुई है, और मूल्यांकन नहीं होने की वजह से आप कुछ भी ऐसे लिख दिए हैं, कहानी लिख दिए हैं, या आईएसएसएन नंबर भी जर्नल का नहीं है, आईएसबीएन भी नंबर नहीं है, ना ही वो जर्नल है, ना ही बुक है, वो सामान्य सी पत्रिका है, उसपे भी अंक दे दिया गया है। तो शोध पत्र और अनुभव को लेकर के, चूँकि पहले जो 2020 में नियुक्ति हुई, उसमें कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन निर्धारित नहीं किया गया था, जिसकी वजह से बहुत ही मनमानी हुई इन 2 मुद्दों को लेकर के। तो इस वजह से अगर एपीआई की गणना होगी, तो इसमें शोध पत्र और अनुभव को लेकर के बिल्कुल ही स्पष्टीकरण होगा। अब इसके लिए आप लोगों को थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा कि वास्तव में गाइडलाइन क्या आएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको संकेत किए जाता हूँ कि अनुभव प्रमाण पत्र उन्हीं का मान्य होगा, जो अभी जिस आधार पे सभी की जाँच हो रही है। अभी जाँच जो हो रही है, वो 14 पॉइंट के आधार पे हो रही होगी, आप सभी ने वो 14 पॉइंट देखा होगा। अलग-अलग विश्वविद्यालयों में जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन के लिए जो 14 पॉइंट गए हैं, उम्मीद है जो आने वाले वक़्त में जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का एक्सपीरियंस का वेटेज दिया जाएगा, वो जो 14 पॉइंट रख रहे होंगे, उन्हीं को मान्यता दी जाएगी, ठीक है? रही बात रिसर्च पेपर की, तो हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल ने रिसर्च पेपर के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से बताया था कि रिसर्च पेपर के लिए उन्हीं का स्वीकृति होगी। पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि यूजीसी केयर हटने के बाद यूजीसी ने खुद एक गाइडलाइन जारी किया था, यूजीसी ने खुद एक लेटर जारी किया था कि रिसर्च पेपर कैसा होगा। पीयर रिव्यूड तो जर्नल कहा कि हाँ, सभी तरह के पीयर रिव्यूड जर्नल मान्य होंगे, जो एटलीस्ट ऑनलाइन विज़िबल होंगे, एटलीस्ट जिनकी वेबसाइट पे जो भी पेपर पब्लिश होता है, वो ऑनलाइन पेपर दिखना चाहिए, ठीक है? साथ ही साथ उन्होंने बोला कि जर्नल का एक एडिटोरियल बोर्ड होना चाहिए, जर्नल कंटिन्यूटी में होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि वो मासिक जर्नल है या त्रैमासिक जर्नल है, लेकिन उसके वेबसाइट पे गए तो
अभी चल रहा है अगस्त, लेकिन उसके वेबसाइट पे जनवरी का ही पेपर दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी में होना चाहिए। ये सब बेसिक पैरामीटर बताए थे। लेकिन साथ ही साथ आयोग ने जो रिसर्च पेपर का मूल्यांकन किया, उसमें कुछ-कुछ पैरामीटर जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, उन पैरामीटर को के बारे में भी हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल द्वारा प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। आप वो सब देख लीजिएगा। और भी अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ आती हैं, आपको पेपर पब्लिकेशन में फिर भी दुविधा होती है, तो हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन करने के बाद वहाँ से सीधे आप एडमिन से जुड़िए, डॉक्टर राज अमन आप या फिर डॉक्टर नितिन वाई, ठीक है? ये 2 कोर एडमिन हैं, आप इनमें से किसी एक से व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास करिए। आपको एडवाइस दी जाएगी कि आप कहाँ पब्लिश कराइए या फिर आप किस जर्नल में पब्लिश कराइए, ओके? तो उस आधार पे आपको पेपर पब्लिकेशन के लिए सहायता मिल जाएगी। वैसे मुझे नहीं लगता है कि आपको इंडिविजुअली हमसे सहयोग लेने की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी इतना सब कुछ बताया है यूट्यूब के माध्यम से और ग्रुप के माध्यम से कि मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों को किसी प्रकार के सहयोग की अब आवश्यकता होगी, रिसर्च पेपर, जर्नल पब्लिकेशन के मामले में। लेकिन फिर भी अगर आपको सहयोग की आवश्यकता है, आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल से संपर्क कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताते चलूँ कि रिसर्च पेपर के मामले में पहली बात तो दुकान खुली हुई है। पूरे बिहार में, पूरे देश में जर्नल की दुकान खुली हुई है। तो आप आँख बंद करके दुकानों पे भरोसा मत करिएगा, क्योंकि जितने भी जर्नल वाले हैं, जितने भी पब्लिकेशन जर्नल वाले हैं, वो आपके क्वालिटी को नहीं चेक करते हैं। अधिकतर वो जर्नल वाले क्या हैं, केवल और केवल उनको अपने पैसे से मतलब है। आप उनको पैसा दीजिए, अगर रिसर्च जर्नल के अंदर गाली भी लिख कर के देंगे, तब भी वो पब्लिश कर देते हैं, क्योंकि उनको केवल और केवल पैसे से मतलब है। तो आपको अपने स्तर से खुद मूल्यांकन पहली बात तो करना होगा कि जो मेरा पेपर लिखा गया है, वो वास्तव में स्टैंडर्ड पैरामीटर के अंतर्गत है कि नहीं है, ठीक है? ये सब खुद से आपको मूल्यांकन करना होगा और उस मूल्यांकन को कैसे करना है, उसका डिटेल वीडियो हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे उपलब्ध है, आप उसको देखते रहिएगा। फिर भी अगर चीज़ें नहीं समझ आती हैं, तो हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल आपकी मदद में सदा उपस्थित है, आप उससे मदद ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताते चलूँ, देखिए ये चीज़ अखबारों ने भी प्रमुखता से जगह दी है कि 25/8/2026 दैनिक भास्कर पटना में ये निकला है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नियम बदलेंगे, अधिकतम उम्र 55 संभव होगा, ठीक है? लिखित परीक्षा से मेरिट बनाने पर सहमति बनी और ये जो महानुभाव उस कमिटी में गए हुए थे, इसमें आप देख सकते हैं जीवन कुमार जी नज़र आएँगे, ये कुंदन कुमार नज़र आएँगे, कुंदन पटेल, कुंदन कुमार जो भी हैं, विभा जी नज़र आएँगी। दीपक कुमार जो कि असली चाणक्य हैं, वो नज़र आएँगे। मैं इन्हें चाणक्य इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनकी चातुर्यता से आप सभी भी भली-भाँति परिचित होंगे। जब 2020 के मामले चल रहे थे, उस समय भी कोर्ट में ये आईएएस अधिकारी थे, लेकिन वकील बन कर के खुद ही वो सरकार की तरफ से दलीलें रख रहे थे। तो उसी दिन ख़ैर इनके बुद्धिमत्ता का तो लोहा सबने माना था कि वास्तव में ये चाणक्य हैं बिहार सरकार के और ये वास्तव में एक होनहार आईएएस हैं, इनके विद्वता को लेकर के प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जा सकता है। तो ये सारा का किया-धरा अगर किसी एक व्यक्ति का है, तो वो चाणक्य हैं दीपक कुमार। दीपक कुमार जो सरकार के आईएएस ऑफिसर थे, जो अभी अपर मुख्य सचिव हैं राज्य भवन के। खैर, तो इसके साथ-साथ चलते-चलते एक चीज़ और बताते चले, देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल नियुक्ति के लिए थोड़ी-सी अब मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जिनका भी कॉन्ट्रेक्चुअल में चयन नहीं हुआ है, उनमें से बहुत सारे लोग कोर्ट केस भी किए हैं और उनके लिए कुछ-कुछ सरकार और लीड देते जा रही है। वो क्या लीड देते जा रही है कि देखिए, मैंने हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे आपको एक हेमा कुमारी जी के बारे में दिखाया था कि चूँकि कॉन्ट्रेक्चुअल नियुक्ति में कोई फॉर्म अप्लाई में पैसा लग नहीं रहा था, तो जो भी अभ्यर्थी थे उनको लग रहा था कि चलो फॉर्म भर के देखते हैं, ट्राई करते हैं, हो सकता है हो ही जाए। तो जो नेट भी नहीं थे, पीएचडी भी नहीं थे, उन्होंने भी फॉर्म अप्लाई कर दिया। और ऐसे में जो कि यूजीसी नेट की जो परीक्षा होती है, उसमें एक तीसरे लेवल का रिजल्ट निकलता है, वो क्वालिफाइड ओनली फॉर पीएचडी एडमिशन के लिए होता है। तो पीएचडी एडमिशन के लिए जो क्वालिफाई करते हैं, उस पर भी आयोग के द्वारा रिजल्ट दे दिया गया था हेमा कुमारी का और उस पर हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल ने ही उस चीज़ को दिखाया और साथ ही साथ अखबारों को भी दिया, दैनिक भास्कर को दिया था, प्रभात खबर को दिया था कि आप इसको निकालिए। अखबारों ने भी उसको जगह दी। साथ ही साथ एक और अभ्यर्थी के बारे में दिखाया गया था जो कि बीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी थे। कोई यादव जी करके थे और लेकिन उसका चयन आयोग ने ईबीसी कैटेगरी में कर दिया था। वो भी आयोग की गलती थी। लेकिन दोनों ही मामले तब उजागर हुए जब हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल ने दिखाया। ऐसे और भी न जाने कितने मामले हो सकते हैं जिस पर कि आयोग ने तो अभी संज्ञान ही नहीं लिया। आयोग को खुद, क्योंकि वो तो पब्लिक डोमेन में आया तो उस पे आपने संज्ञान लिया, दोनों की नियुक्ति रद्द कर दी। और बाकी का क्या है? बाकी जो 6 विषयों में कॉन्ट्रेक्चुअल की नियुक्ति आपने किया,
उसमें आपने किस स्तर से मूल्यांकन किया, किस स्तर से गणना की? उसमें तो अभी फर्जीवाड़ा रह ही गया होगा ना, कई गलतियाँ तो होंगी ही। तो ये जो गलतियाँ उजागर हो रही हैं और जो ये 1-2 अभ्यर्थियों का नियुक्ति कैंसलेशन हो रहा है, आपके लिए मुसीबत की समस्या बन सकती है, गले की हड्डी बन सकती है कोर्ट में, चूँकि ये सारे मामले लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट में जाएँगे, कॉन्ट्रेक्चुअल नियुक्ति को लेकर के, और साथ ही साथ चूँकि अब सरकार खुद बैक हो गई है कि हाँ, हम जो अभी नियमावली लेकर के जो ये नेट और पी सॉरी जो मैट्रिकुलेशन और इंटर की गणना हम कर रहे थे एपीआई गणना में, उसे अब हम हटा देंगे, ठीक है? सरकार खुद मान ली है, इस चीज़ को प्रस्ताव कर ली है, तो फिर ऐसी स्थिति में ये भी कहीं न कहीं गले का फांस बनेगा, जो कॉन्ट्रेक्चुअल नियुक्ति हुई है, उस मामले में मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, इन सब के साथ-साथ एक चीज़ और चलते चलिए, ये सब जो आप डिमांड देख रहे हैं या जितने भी मैंने माँगों को कहा, ये कितने दिन में हो जाएगा, ये कितने दिन में, तो देखिए इसके लिए एसोसिएशन की माँगों को विचार करने के लिए राज्यपाल के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री बिहार से विचार-विमर्श के उपरांत एक समिति का गठन होगा, जो 15 दिनों के अंदर गठित की जाएगी, ठीक है? पहले आरोप लग रहा था कि जितने भी कमिटी के मेंबर होते हैं, सब बाहरी लोग आ जाते हैं। तब इस पर से भी राजभवन ने, राज्यपाल महोदय ने संशय हटाने के लिए अब मुख्यमंत्री जी को इसमें इंटरवेन किया है, हस्तक्षेप किया है, मध्यस्थता करने की बात की है कि भाई मुख्यमंत्री जी से विचार-विमर्श करेंगे और उसके उपरांत ही शिक्षाविद इसमें शामिल किए जाएँगे, ताकि जो मुख्य-मुख्य माँगे हैं, उस पर विचार-विमर्श करके एक नियमावली बनाई जा सके। देखिए, एक चीज़ और बताते चल रहे हैं कि जितनी भी बातें मैंने बताया है, ऐसा हो सकता है रेयरर ऑफ द रेयर केस में कि जब ये समिति बने, तो उसमें से कुछ 1-2 माँगों को इसमें से हटा भी लिया जाए। इसमें से जो 1-2 माँग है, उसमें से हो सकता है हटा लिया जाए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें से कोई एक भी माँग हटाई जाएगी, क्योंकि ऐसा इसमें से कोई भी इस तरह का डिमांड नहीं है जिसके कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं है जो कि अमान्य करने लायक हो। इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि ये 15 दिनों के अंदर जो समिति का गठन होगा, वो इनमें से किसी भी एक इश्यू को लेकर के पीछे हटेगी। ओके, तो इसमें मान के चलिए 15 दिनों के अंदर जब समिति का गठन होगा, तो 1-2 सप्ताह तक समिति के रिपोर्ट आएँगे और समिति की रिपोर्ट आने के बाद हो सकता है कि 10-15 दिनों तक फिर से सभी वाइस चांसलर को इस पर अपना-अपना सहमति व्यक्त करने के लिए कहा जाए। तो मुश्किल से इसके मानिए कि लगभग इसमें 1 महीना का फिर से वक़्त लगेगा, नया स्टैट्यूट आने में। 1 से डेढ़ महीने का वक़्त लगेगा, यानी नया स्टैट्यूट अब आपको सितंबर एंड तक शायद देखने को मिल जाए तो मिल जाए। सितंबर एंड तक अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए अब ये वैकेंसी मान करके चलिए, अगर निकलेगी भी तो अक्टूबर से पहले शायद ही अब निकल पाएगी। अगर निकलती है तब, वैसे अक्टूबर में भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और मैं आप सभी आंदोलन करने वाले अभ्यर्थियों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि अगर सितंबर के बाद अक्टूबर में वैकेंसी नहीं निकलती है, तो आप सभी को वैकेंसी निकालने के लिए फिर से सरकार से आंदोलन करना चाहिए और फिर से सरकार के समक्ष जाकर के अपनी डिमांड रखना चाहिए कि भैया आपने नियम बना दिया, सब कुछ बना दिया, लेकिन वैकेंसी कब निकाल रहे हैं? इसके लिए आप लोगों को डिमांड रखना चाहिए, इसके लिए आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर आप आखिर तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आंदोलन करने वाले सभी साथियों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएँ और बहुत सारी बधाइयाँ। और नेट जेआरएफ वाले भी उदास न हों। केवल जो नेट जेआरएफ हैं, जिन्हें लग रहा है कि मेरी एपीआई तो कम हो जाएगी परीक्षा में चयन होने के बाद भी, तो मैंने बताया कि वास्तव में जो सच में ये संशय नहीं है कि सही बात है कि पीएचडी की गुणवत्ता में गिरावट आई है। अधिकतर वैसे पीएचडी करने वाले लोग हैं जो केवल न केवल खरीद-फरोख्त करके इधर-उधर कट कॉपी पेस्ट करके पीएचडी कर रहे हैं। तो वैसे लोग, सच बात है कि अगर वो पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो फिर उनसे परीक्षा निकल भी नहीं पाएगी। उनके लिए पढ़ना ज़रूरी है। तो जो जेनुइन पीएचडी करने वाले लोग हैं, वही शायद इस कट ऑफ को पार भी कर पाएँगे, जो परीक्षा को पार भी कर पाएँगे। इसलिए नेट जेआरएफ वाले उदास न हों, जो योग्य अभ्यर्थी होंगे वही कट ऑफ को पार कर पाएँगे। और आप लोगों को यही अब मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ी मेहनत आप और करिए, ताकि पीएचडी वाले को बीट कर सकें। आप 19 नंबर ही तो पीछे हैं ना। आपका नेट जेआरएफ का तो 11 नंबर मान लीजिए मिल गया। 11 नंबर मिलने के बाद आप 19 नंबर ही पीछे हो रहे हैं। तो 19 नंबर आप आराम से, अगर उनसे 10-15 क्वेश्चन अधिक कर देते, एक क्वेश्चन मान के चलिए 2 नंबर का अगर होता है, या फिर 2 नंबर का उम्मीद तो है कि 2 नंबर का होना चाहिए। तो अगर 2 नंबर का होता है तो आप 9 क्वेश्चन भी अगर सही कर देते हैं तो आराम से लीड ले लेते हैं। तो इसलिए आप निराश ना होइए, आपको और अच्छे से शिद्दत से पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे से तैयारी में लगिए और आपको निराश होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हैं या आपको पीछे ढकेल दिया गया, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, ओके? तो आप बिल्कुल निराश ना हों।
आप सभी आखिर तक बने रहें, इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक वायरल करें, इसलिए नहीं क्योंकि हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल का नाम हो या इस वीडियो के माध्यम से मेरी कमाई बढ़े। देखिए, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पैसा अर्निंग के उद्देश्य से कभी वीडियो बनाता ही नहीं है। अगर ऐसा रहता तो आप हर रोज मेरे वीडियो को देखते रहते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि जब बहुत आवश्यकता हो जाती है तभी हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल द्वारा वीडियो लाया जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक सर्कुलेट करें। क्यों? क्योंकि लोगों में जागरूकता है और लोग चीज़ों को समझें कि वास्तव में सरकार ने किया क्या है और सरकार ने किसके लिए किया है। आप सभी चैनल पर आखिर तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे कहीं न कहीं मेरा मोटिवेशन लेवल बना रहता है। और आपको जो भी टिप्पणी करनी है या जो भी सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखा करिए, उसको मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। और आप एक भद्र पुरुष होने का परिचय दीजिए, कमेंट में उटपटांग सी बातें या गाली-गलौज जैसे शब्द अगर लिखते हैं तो आप अपने ही व्यक्तित्व के बारे में अपने आप का परिचय देते हैं। तो आप जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें थोड़ी-सी लॉजिकल बातें लिखा करिए, ठीक है? जिस पर हम लोग आगे चल के विचार कर सकें, जिस पर आगे चल कर के अगर कोई डिमांड करनी हो, सरकार के सामने चीज़ें रखनी हो तो वो रख सकें। आप चैनल पर आखिर तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।